वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप ख़ुद किस तरह साउथ कोरिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस हो जाए और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद साउथ कोरिया के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह साउथ कोरिया के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आ जाना है, यहाँ टाइप करना है PAK.islamabad.mofa.go। आपने जैसे एंटर किया आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रिपब्लिक ऑफ कोरिया। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये साउथ कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो। ये है साउथ कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप इंडिया से हो तो इस सूरत में आपने VFS ग्लोबल पे आपने चले जाना है। VFS ग्लोबल पर जाकर आपने वहां पे आपने करना है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पहले आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने आ जाना है प्रोजेक्शंस पे, फिर उसके बाद आपने वीजा पे आ जाना है। आपने यहाँ पर वीजा पर आ गए। वीजा पर आ जाने के बाद इसको दोबारा आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अच्छा, इसका जो वीजा फीस है वो भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। इसका वीजा फीस है $40, $40 सिंगल एंट्री के लिए। इसका जो वीजा फीस है ये बताया जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने, वीजा पे आ गए। वीजा पे आ जाने के बाद फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आ गए, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ से, ये है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। यहाँ से आपने यहाँ पर आके क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो ये है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, आपने यहां से डाउनलोड करना है। ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो रहा है। जब आपने ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद आपने जो भी आपका एज पर पासपोर्ट फैमिली नेम है आपने वही लिखना है इसके नीचे। फिर उसके बाद आपका जो भी है एज पर पासपोर्ट ही आपने लिखना है, फुल नेम इन इंग्लिश में, और गिवन नेम आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी है जेंडर आपने वही सिलेक्ट करना है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो आपने फीमेल सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने वो लिखना है। पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी आ जाती है कि आपकी क्या नेशनलिटी है, कौन सी नेशनलिटी से हो आपने वही लिखना है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया आपने लिखना है, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान आपने लिखना है, बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश, कोई भी नेशनलिटी है आपने वही नेशनलिटी लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्री ऑफ बर्थ, आप जिस कंट्री में पैदा हुए हो आपने वो कंट्री लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि नेशनलिटी, जो भी आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, आपने इसके आगे वो लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फोटो वाइट बैकग्राउंड, आपने पासपोर्ट साइज फोटोज वाइट बैकग्राउंड आपने यहाँ से यहाँ अटैच करना है। फिर उसके बाद कहता है कि हैज द एप्लीकेंट एवन, फिर उसके बाद ये कहता है कि क्या आप पहले कभी डिपोर्ट हुए हो साउथ कोरिया से। अगर हुए हो तो यस आपने सिलेक्ट करना है, अगर नहीं हुए तो आपने नो सिलेक्ट करना है। अगर हुए हो तो कब हुए हो तो आपने उसकी डिटेल्स और उनका गिवन नेम वगैरह आपने वो देना है। फिर उसके बाद कहता है कि आपके पास कोई और सिटीजनशिप है,
अगर है आपके पास इस सिटीजनशिप के अलावा तो आपने यस करना है। फिर उसके बाद कौन सी कंट्री का है आपके पास सिटीजनशिप, आपने उस कंट्री का नेम आगे लिखना है। अगर नहीं है तो आपने नो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि डिटेल ऑफ एप्लीकेशंस। अच्छा, पीरियड ऑफ स्टे। अच्छा, यहाँ पर आपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन स्टे करना है। ये जो वीजा है टूरिज्म वीजा, वो जस्ट 90 डेज के लिए होता है, 90 डेज से अबव नहीं है। आपने उसके डेट्स मतलब कि कितने दिन स्टे करने हैं आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेट ऑफ स्टे कि आपने यहाँ पे इसके आगे आपने टूरिज्म आपने लिखना है। फिर उसके बाद ये फॉर्म आ जाता है, ये सेशन आ जाता है, ये आपने स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। पासपोर्ट टाइप, आपका कौन सा पासपोर्ट है आपने वो सिलेक्ट करना है। डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, अदर है, रेगुलर है, जो भी है आपने वही पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट आप अगर दूसरा कोई पासपोर्ट है तो आपने वो स्पेसिफाई करना है इसके आगे। फिर उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो इसके आगे लिखना है। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ पासपोर्ट की कौन सी कंट्री का आपका पासपोर्ट है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ इशू के किस प्लेस में किस कंट्री से इशू हुआ है पासपोर्ट, आपने किस सिटी से इशू हुआ है आपने वो सिटी लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ इशू कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है। फिर उसके बाद एक्सपायरी आ जाता है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये पासपोर्ट मतलब कि डज द एप्लीकेंट हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट। अच्छा, अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है इस पासपोर्ट के अलावा तो यस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपने नो सिलेक्ट करना है। अगर है तो आपने उस पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह देना है, वो कौन सा पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, रेगुलर है या कोई और पासपोर्ट है, आपने उनकी डिटेल्स वगैरह देना है और उस पासपोर्ट का नंबर वगैरह देना है। अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है किसी और कंट्री का, आपने उस कंट्री का पासपोर्ट का वो देना है। फिर उसकी एक्सपायरी देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि होम कंट्री, आपका जो भी एड्रेस वगैरह है एग्जैक्ट आपने वो एड्रेस लिखना है इसके आगे। फिर उसके बाद आ जाता है करंट रेसिडेंशियल, आपका जो भी करंट रेसिडेंशियल वगैरह है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी फोन नंबर है आपने वो फोन नंबर लिखना है। अगर टेलीफोन नंबर है तो वेल एंड गुड, आपने वो भी लिखना है और उसके आगे आपने अपना ईमेल लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में या तो आप अपने भाई का दे सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर या आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हो। आपने उनका पेरेंट्स का नेम वगैरह भाई का जो भी है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस के वो कहाँ रहते हैं आपने वो लिखना है। फिर आपका उनके साथ जो भी रिलेशन है, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स लिख देना, भाई है तो ब्रदर लिख देना या कोई और किसी का भी आप देना चाहते हो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो दे सकते हो। फिर उसके बाद उनका फोन नंबर आपने यहाँ इसके आगे लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो या सिंगल हो, जो भी हो आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हो तो इस सूरत में आपने अपनी वाइफ का, अगर आप वुमेन है तो इस सूरत में आपने हस्बैंड का नेम, उनका नेम वगैरह आपने देना है, फैमिली नेम देना है। फिर उनका डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर उनका नेशनलिटी देना है, फिर उनका जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है आपने वो देना है। फिर उसके बाद आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर देना है। अगर आपके कोई भी बच्चे वगैरह हैं तो इस सूरत में हैं तो यस आपने सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपने नो सिलेक्ट करना है। अगर है तो कितने बच्चे हैं आपने यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने उसके आगे कितने बच्चे हैं आपने वो डिफाइन करना है, 1 है 2 है आपने वो सिलेक्ट कर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एजुकेशन कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, मास्टर है या बैचलर है
या हाईएस्ट डिप्लोमा कौन सा है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई और डिप्लोमा है मास्टर बैचलर के अलावा, मैट्रिक वगैरह, उसके आगे आपने ये आगे लिख देना है। फिर उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ स्कूल कि आपने ये कहाँ से किया था डिप्लोमा वगैरह, एजुकेशन वगैरह, आपने वो स्कूल का नेम लिखना है। फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ स्कूल कि आप का कौन सी सिटी में है, कौन से प्रोविंस में है और कौन सी कंट्री में है वो स्कूल, आपने वो लिखना है इसके नीचे। फिर उसके बाद आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट कि आप क्या काम करते हो, एंटरप्रेन्योर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो, ये सिविल सर्वेंट हो, जो भी हो आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर अनएम्प्लॉयड हो तो फिर आपने अनएम्प्लॉयड करना है। अगर कोई और इनमें से नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, अगर आप वो फिर यहाँ पर इसके आगे स्पेसिफाई करें। फिर उसके बाद आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपने इसकी एम्प्लॉयमेंट कि आप कौन से कंपनी में हो, इंस्टीट्यूशन में हो या स्कूल में हो, आप कहाँ पे काम करते हो, आपने वो एम्प्लॉयमेंट का नेम और कंपनी का नेम वगैरह देना है। फिर उसके बाद उनकी क्या पोजीशन है एम्प्लॉयर की, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एड्रेस ऑफ कंपनी, जो भी है आप कौन से वो कंपनी किस एड्रेस, मतलब कि कौन सा एड्रेस है आपने वो देना है, उनका फोन नंबर वगैरह देना है। फिर उसके बाद जाते हैं पर्पस ऑफ विजिट ऑफ कोरिया कि आपका क्या पर्पस है, आपने यहाँ से टूरिज्म आपने सिलेक्ट करना है, आपने ये सिलेक्ट करना है टूरिज्म, या अगर मीटिंग वगैरह है, कॉन्फ्रेंस वगैरह या मेडिकल है तो आपने वो वर्क है जो भी आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने आ जाना है इंटेंड पीरियड ऑफ स्टे, आपने कितने दिन स्टे करना है, आपने वो जितने दिन भी आपने स्टे करना है, 30 डेज, 20 डेज, 15 डेज, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंटेंड डेट ऑफ एंट्री कि आपने कब एंटर होना है, आपने वो मंथ, ईयर, मंथ और डे आपने इस तरह लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एड्रेस इन कोरिया, अच्छा जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया होगा, आपने उस होटल का एड्रेस वगैरह इधर देना है, आपने इसके नीचे उनका होटल का नेम, एड्रेस वगैरह आपने देना है। फिर उसका उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपने दे देना है। फिर उसके बाद कहता है कि क्या आपने 5 साल में कभी ट्रैवल किया है कोरिया, अगर किया है तो यस, फिर आपने उसकी डिटेल्स वगैरह देनी है कि आपने कब किया था, फिर उसके बाद क्या पर्पस से किया था आपने वो लिखना है, और कितने दिन आपने स्टे किए थे आपने वो लिखने हैं। अगर नहीं किया तो आपने नो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है नीचे, अगर आपने साउथ कोरिया के अलावा किसी और कंट्री में आपने 5 सालों में ट्रेवल किया है, अगर किया है तो यस, आपने उसको स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन सी कंट्री में आपने ट्रेवल किया था, उस कंट्री का नेम देना है, उनका पर्पस देना है कि आप किस पर्पस से गए थे, और फिर उसके बाद कितने दिन आपने स्टे किया था, आपने वो डिटेल्स आपने यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं किया तो आपने नो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है डज द एप्लीकेंट हैव एनी फैमिली मेंबर स्टेइंग इन कोरिया, अगर कोई भी आपका फैमिली मेंबर जो कि साउथ कोरिया में है तो आपने यस सिलेक्ट करना, अगर नहीं है तो आपने नो सिलेक्ट करना है। अगर है तो फिर आपने उनके फुल नेम आपने दे देना है कि जो भी आपका फैमिली मेंबर है जो कोरिया में रह रहा है, आपने उनका फुल नेम देना है, उनका डेट ऑफ बर्थ देना है और उनकी नेशनलिटी आपने देना है। फिर उनके बाद उनका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है आपने वो इसके नीचे लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं इज द एप्लीकेंट ट्रेवलिंग टू कोरिया विद एनी फैमिली मेंबर, क्या आप किसी और शख्स के साथ या फैमिली मेंबर के साथ आप ट्रेवल कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो यस करना है, अदरवाइज आपने नो सिलेक्ट करना है। अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो इस सूरत में आपने उनका नेम लिखना है जिनके साथ आप ट्रेवल कर रहे हो कोरिया।
फिर उनका जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपने वो लिखना है, फिर उनके बाद आपने नेशनलिटी लिखना है, फिर उनका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इज देयर एनी वन इनवाइटिंग द एप्लीकेंट फॉर द वीजा, क्या आपको कोई भी इनवाइट वगैरह कर रहा है। अगर आपको कोई भी इनवाइट कर रहा हो साउथ कोरिया से तो आपने यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने नो सिलेक्ट करना है। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो फिर आपने उसका इनवाइटिंग पर्सन का नेम आपने देना है जो भी है। अगर आप कंपनी की तरफ से इनवाइटेड हैं तो कंपनी का नेम वगैरह देना है। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन इनवाइट कर रहा है तो आपने इंस्टीट्यूशन का नेम देना है। फिर उसके बाद उनका जो भी है डेट ऑफ बर्थ, इनवाइटिंग पर्सन का आपने डेट ऑफ बर्थ देना है। अगर कंपनी है तो आपने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने इसके नीचे देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि रिलेशनशिप, जो भी आपका उनके साथ रिलेशनशिप है आपने वो बताना है। अगर कंपनी है तो आप जो भी है, अगर आप एम्प्लॉयर हो आपने वो दे देना है आपने इस तरह। फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह है, जो भी उस कंपनी का एड्रेस है आपने वो एड्रेस इसके नीचे आपने देना है। फिर उसका अगर इनवाइटिंग पर्सन है तो फिर उनका इनवाइटेड पर्सन का एड्रेस देना है। फिर उसका बाद उनका फोन नंबर वगैरह आपने दे देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि फंडिंग डिटेल्स। अच्छा, एस्टिमेटेड, जब आप ट्रैवल वगैरह करोगे तो जब भी वो ट्रैवल का कॉस्ट वगैरह होगा तो वो कौन बेयर करेगा, कौन मतलब कि ट्रैवल के दौरान जो भी एक्सपेंस वगैरह होगा वो आपने कौन देगा आपने वो सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ से नेम, अगर कोई शख्स वगैरह कर रहा है या तो कोई कंपनी वगैरह कर रहा है तो फिर आपने उसका नेम वगैरह देना है, नहीं तो आपने यहाँ पर बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ आपने करना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, डिड द एप्लीकेंट रिसीव असिस्टेंस इन कंप्लीटिंग दिस फॉर्म। अगर आपने इसको नो ही सिलेक्ट कर देना, क्योंकि यस करेंगे तो फिर उनके बाद आपने नेम वगैरह ये सब कुछ आपने सिलेक्ट करना है, आपने इसको नो ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नोटिस आ जाता है, ये आपने खुद ही पढ़ना है एक मर्तबा ये नोटिस, मतलब कि जो इसके ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपने एक मर्तबा ये नोटिस वगैरह पढ़ लेना। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाता है, आपने ये डिक्लेरेशन भी पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आप जो भी है डेट ऑफ एप्लीकेशन आपने वो इसके आगे डेट ऑफ एप्लीकेशन आपने वो दे देना है, जो भी है वो आपने दे देना है। पहले ईयर देना है, फिर मंथ देना है, फिर ईयर देना है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट नेम आपने वो अपना नेम वगैरह देना है। फिर उसके बाद इसके सिग्नेचर वगैरह करना है। जब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा फिर उसके बाद आपने एम्बेसी चले जाना है। एम्बेसी जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपने पाकिस्तान में की एम्बेसी में चले जाना है, वहां जाके सबमिट कर देना है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया की एम्बेसी में सबमिट होगा, आप अगर किसी भी कंट्री से हो तो आपने उस कंट्री में उनकी एम्बेसी, साउथ कोरिया की एम्बेसी अवेलेबल है, आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ले जाना है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसकी प्रोसेसिंग टाइम, वो है प्रोसेसिंग टाइम 15 से 30 डेज, दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि साउथ कोरिया के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, इनविटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, दैट्स ऑल।